हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। तो हमारी एफपीसीएस की जो क्लासेस चल रही हैं उसके अंदर हम आज करने वाले हैं टॉपिक वेटलैंड्स एंड देयर कंजर्वेशन का। ठीक है, तो इस टॉपिक के अंदर हम कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें देखेंगे वेटलैंड से रिलेटेड। तो हम जैसे कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड टॉपिक्स अभी कर रहे हैं, उसी में ही ये नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, तो ये बायोडाइवर्सिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बनाते हैं वेटलैंड्स, जिनको हम समझेंगे और इनसे रिलेटेड कंजर्वेशन के लिए क्या एफर्ट्स करती है गवर्नमेंट और क्या एफर्ट्स कर रही है इंडियन गवर्नमेंट और वर्ल्ड गवर्नमेंट्स के हिसाब से। ठीक है, तो वो हम आज समझने की कोशिश करेंगे, राइट। तो बाकी अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, और उसके अलावा आपको अगर रेगुलरली अपडेट्स चाहिए और ये जो पूरा ओएनसी है हमारी वेबसाइट के ऊपर, आप नीचे दिए हुए लिंक के ऊपर रजिस्टर कर सकते हैं। ऑलराइट, तो करते हैं आज की क्लास शुरू। और उससे पहले एक और बात मैं आपको बता देना चाहती हूँ, आज की जो क्लास है उसकी जो पूरी पीपीटी है उसको आपको नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो इसकी पीडीएफ है वो टेलीग्राम ग्रुप के अंदर पेस्ट कर देंगे। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के जो लिंक दिया हुआ है उसके अंदर आप जाके ज्वाइन कर लेना। ऑलराइट, तो आज अभी हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक जो है वेटलैंड्स एंड देयर कंजर्वेशन। वेटलैंड्स क्या होते हैं पहले ये समझते हैं। व्हाट इज़ अ वेटलैंड? वेटलैंड्स होते क्या हैं? ठीक है, तो वेटलैंड एक यूनिक इकोसिस्टम है जहाँ पे कि वाटर इज द प्राइमरी फैक्टर जो कि सब चीज़ों को, एनवायरनमेंट को, एसोसिएटेड प्लांट और एनिमल लाइफ को कंट्रोल कर रहा है। हर एक चीज़ को जो कंट्रोल कर रहा है वेटलैंड के अंदर वो है प्राइमरी फैक्टर वाटर। ठीक है, तो अगर वाटर यहाँ पे प्राइमरी फैक्टर है तो हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम एक्वेटिक इकोसिस्टम या फिर वो इकोसिस्टम जो सिर्फ वाटर बेस्ड है? क्योंकि वेटलैंड इज समथिंग जो कि दोनों की ट्रांजिशन पे लाई करता है। मतलब क्या है इसका कि वेटलैंड वो लैंड्स हैं जो कि एक्चुअली जहाँ पे आप ये नहीं कहेंगे कि फिशेस होंगी या फिर वो वेल्स होंगी या फिर बिग फिशेस होंगी, ऐसा नहीं होगा। फिशेस हो सकती हैं लो लेवल पे अगर आप वहाँ पे फिशेस को ग्रोथ करवाएं वहाँ पे पिसिकल्चर के थ्रू। ठीक है, तो वो एक अलग लेवल है। ठीक है, बट इन जनरल अगर हम बात करें वेटलैंड्स की तो दे आर समथिंग जो कि नॉर्मल इकोसिस्टम जो कि हमारा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है ना, उसके और एक्वेटिक इकोसिस्टम के बीच में कहीं पे लाई करते हैं। ठीक है, दैट इज अ वेटलैंड। मान लीजिए यहाँ पे ये प्लांट्स हैं, है ना, और यहाँ पे ये ओशियन है या रिवर है या लेक है, तो इसके बीच का कुछ एरिया होता है ना जहाँ पे कि ना तो इससे रिलेटेड चीज़ें होंगी ना इससे रिलेटेड चीज़ें होंगी। ठीक है, ये क्या रहेगा, फ्लड से प्रोन भी रहेगा पर ऐसा भी नहीं रहेगा कि हमेशा पानी हो यहाँ पे, है ना। तो इस एरिया को हम वेटलैंड कहते हैं। ऑलराइट, तो देखते हैं इसके बारे में और कुछ। ये सब जगह पे जहाँ पे भी लैंड कवर्ड है वाटर से, या तो परमानेंटली या तो टेम्परेरी, तो उस सब जगह पे ये आपको पाया जाता है, मिलता है। ठीक है, यहाँ पे या तो परमानेंटली वाटर हो या फिर टेम्परेरी वाटर हो। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो दे आर द ट्रांजिशन जोन्स। वही हमने बात की, ट्रांजिशन जोन्स पे लाई करते हैं बिटवीन डीप वाटर एंड द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट इज वेटलैंड्स जो हैं वो हर तरीके के क्लाइमेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं, चाहे वो ट्रॉपिकल हो चाहे वो टुंड्रा हो, और ये हर एक कॉन्टिनेंट पे पाए जाते हैं एक्सेप्ट एंटार्क्टिका। ठीक है, तो वेटलैंड्स हर तरीके के क्लाइमेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं। कहीं पे भी कोई क्वेश्चन आते हैं जो बोलते हैं वेटलैंड्स कैन एग्जिस्ट ओनली इन ट्रॉपिकल एरियाज या मैक्सिमम वेटलैंड्स जो हैं वो आपको इक्वेटोरियल एरियाज में मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपके जो वेटलैंड्स हैं वो हर तरीके के क्लाइमेट में मिलते हैं एक्सेप्ट एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका के अंदर आपको कोई वेटलैंड नहीं मिलता है क्योंकि वहाँ पे एक्चुअली टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम मिलना बंद हो जाता है ना। तो वहाँ पे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ वाटर से रिलेटेड चीज़ें जो है वो वहाँ पे ज़्यादा आपको मिलेंगी, राइट। तो दिस इज़ वाई एंटार्क्टिका में आपको नहीं मिलता। तो किस तरीके के एग्जाम्पल्स हैं इसके? फॉर एग्जाम्पल स्वैम्प्स, मार्शेस, बोग्स, लगून्स, मैंग्रोव्स, टाइडल फ्लैट्स, ऑक्सबो लेक्स, सॉल्ट पैन्स, कोरल रीफ्स, अंडरग्राउंड एक्विफर्स, पैडी फील्ड्स, डेल्टा एरियाज, ये सब के सब एग्जाम्पल हैं वेटलैंड के। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड, ये एग्जाम्पल्स देख के थोड़ा आइडिया आ रहा है कि वेटलैंड एक्चुअली क्या होगा। वो एरियाज जो कि एक्चुअली वाटर बॉडी नहीं है बट
दे फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ बोथ लैंड एरिया एज वेल एज वाटर एरिया, कि जो वाटर एरिया से जहाँ पे वाटर रेगुलर सप्लाई हो रहा है, प्लस उसके साथ साथ यहाँ पे जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम से रिलेटेड जो प्लांट्स एनिमल्स हैं वो थ्राइव कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दीज मैंग्रोव्स, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनाते हैं इंडियन इकोसिस्टम का, ठीक है। ऑलराइट, तो इसके साथ ही आई थिंक इसके आगे मैंग्रोव्स का यहाँ पे कहीं आएगा नहीं, इसके बारे में ज़रूर एक बार सर्च करना, इंडिया के अंदर मैंग्रोव्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। नहीं मिलेगा तो क्वेश्चन में नीचे कमेंट में लिखना, तो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। ये ज़रूर देखना मैंग्रोव्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं इंडिया के अंदर। ऑलराइट, तो दिस इज समथिंग जिससे आप डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। टेरेस्ट्रियल सिस्टम है, ये डीप वाटर इक्वेटिक सिस्टम है, ये टेरेस्ट्रियल सिस्टम है। इसके बीच का ये सिस्टम जहाँ पे कि वाटर लेवल्स इंक्रीज भी होते हैं, डिक्रीज भी होते हैं, ठीक है। तो ये आप इससे समझ सकते हैं थोड़ा सा एक डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए कि क्या एग्जैक्टली होता है वेट लैंड। ऑलराइट, नेक्स्ट चलते हैं मेजर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेटलैंड। अगर आपको ये समझना है कि वेटलैंड एक्चुअली है क्या, उनके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, तो देयर आर 3 मेजर करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। सबसे पहली चीज़ क्या है, प्रेजेंस ऑफ वाटर, यानी कि वाटर एक मेजर पार्ट यहाँ पे परफॉर्म करेगा। और ये जो सोर्स है वाटर का, सोर्स ऑफ वाटर जो है वो कुछ भी हो सकता है। प्रेसिपिटेशन यानी कि रेनफॉल हो गई, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें ये प्रेसिपिटेशन में आ गई। सरफेस वाटर यानी कि रिवर, सी, इस तरीके की चीज़ें, या फिर ग्राउंड वाटर भी सोर्स हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये हमेशा आपको ओशियंस के किनारे पे ही मिलेंगे, जहाँ पे ओशियंस के जहाँ पे बीचेस होंगी या जो जहाँ पे ओशियंस और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम मिल रहे होंगे वहाँ पे, ठीक है। अगर आपका अभी इमेजिनेशन वहाँ पे था तो वो निकाल के, ये भी नहीं है कि रिवर्स और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के बीच में, ठीक है, वहाँ नहीं, इवन ग्राउंड वाटर जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको मिल रहा है, ठीक है, वहाँ पे भी आपके वेटलैंड्स आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज सॉइल टाइप। सॉइल टाइप की अगर हम बात करें, यहाँ पे हाइड्रिक सॉइल्स होती हैं जिसके अंदर की वाटर का अमाउंट बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, जिसमें कि एक ग्रेन, ईच ग्रेन ऑफ सॉइल इज फिल्ड विद वाटर। तो यहाँ पे वाटर का कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। एंड ये वाली सॉइल्स दे आर एनारोबिक। एनारोबिक सॉइल्स का क्या मतलब है, इन सॉइल्स के अंदर ऑक्सीजन नहीं होता, दीज लैक्स ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन की अमाउंट यहाँ पे बहुत कम हो जाती है, ठीक है। हाइड्रिक सॉइल्स, ठीक है, इनके अंदर वाटर फील्ड होगा और एनारोबिक सॉइल्स रहेंगी, ठीक है। नेक्स्ट इज बायोटा, दैट इज एनिमल लाइफ, प्लांट लाइफ कैसी रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी भी आपको प्लांट लाइफ मिलेंगी इनको आप कह सकते हैं हाइड्रोफाइट्स, फॉर एग्जांपल सिप्रस, सिल्वर मेपल और मैंग्रोव्स। ऑलराइट, तो ये सारे के सारे प्लांट टाइप है किसके, वेटलैंड्स के। वेटलैंड में इस तरीके के प्लांट टाइप्स आपको मिलते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चीज़, आपको वेटलैंड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं किसी तरीके से। तो आपको अगर डिफाइन करना है कि एक्चुअली वेटलैंड्स पाए कहाँ कहाँ पे जाते हैं, तो आप इनको डिफर कर सकते हैं। कैसे, एक हो गया मरीन एसोसिएटेड। मरीन एसोसिएटेड मतलब कोस्ट पे, जैसे कि कोस्टल लगून्स, रॉकी शोर्स, सी ग्रास बेड्स, कोरल रीफ्स, ये वाले एरियाज क्या हो गए, जो कि ओशियंस के और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के बीच के एरियाज होंगे, ठीक है। तो अभी जो हमने डायग्रामेटिकली देखा था, उससे आपकी जो इमेजिनेशन में फर्स्ट थिंग आई थी वो सिर्फ एक मरीन वेटलैंड्स में फॉर्म होता है, ठीक है। बाकी 4 टाइप के वेटलैंड्स और हैं। व्हाट आर दीज, एस्चुरीन वेटलैंड्स। एस्चुरीन मीन्स क्या, जैसे कि डेल्टास, टाइडल मार्शेस, मड फ्लैट्स, मैंग्रोव स्विम्स, ठीक है, ये क्या है, एस्चुरीन एरियाज। एस्चुरीज बेसिकली क्या होते हैं, जहाँ पे रिवर वाटर ओशियन से मिल रहा होता है, तो उस एरिया के बीच में एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे कि जो वाटर होता है उसका मिक्सचर थोड़ा सा टेक प्लेस करता है, ठीक है। तो वो वाटर जो होता है वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है इन सब चीज़ों की, प्लांट्स की, एनिमल्स की। तो वो क्या होता है, एक तरीके से वाटर रिच एरियाज जो है वो हो जाते हैं, ठीक है। सो इस एरियाज को हम कहते हैं एस्चुरीज, बेसिकली रिवर्स और जो लैंड्स का जो एरिया है वहाँ पे, सॉरी। ऑलराइट, नेक्स्ट इज लेक्यूस्ट्रीन। लेक्यूस्ट्रीन एरियाज क्या हो गए, लेक्स से एसोसिएटेड एरियाज। अब लेक्स होंगे, उसके आसपास वाले एरिया में भी तो ग्राउंड वाटर का लेवल हाई होगा, तो उसको हम कहेंगे लेक्स से एसोसिएटेड वेटलैंड्स, ठीक है। नेक्स्ट इज रिवरीन, यानी
रिवर्स से एसोसिएटेड वेटलैंड्स, ठीक है, ये हो गई जैसे कि रिवर्स और रिवर्स के पास वाले एरियाज के अंदर जो पाए जाएंगे। एंड लास्ट इज पेल्यूस्ट्रीन, इसका मतलब क्या है, मार्शेस, स्वैम्प्स, बोग्स, जो कि आपको अंदर वाले एरियाज में मिलेंगे जहाँ पे कि ग्राउंड वाटर हाई है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप्स आपको आई थिंक पता चल गए हैं क्या क्या है, मरीन, एस्चुरीन और लेक्यूस्ट्रीन, रिवरीन और पेल्यूस्ट्रीन। ऑलराइट, ये बेसिकली आपने मार्शेस, स्वैम्प्स, फॉरेस्ट के अंदर बेसिकली पाए जाते हैं ना, ग्राउंड वाटर की अमाउंट हाई होने के कारण, ठीक है। ये था क्लासिफिकेशन ऑफ वेटलैंड्स। ऑलराइट, नेक्स्ट इज ये वेटलैंड्स हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं कि हम इन्हें अलग से एक क्लास के अंदर पढ़ रहे हैं। वाई आर दीज वेटलैंड्स इंपॉर्टेंट, यही हम देखते हैं। सो सबसे पहली, दे हेल्प इन फ्लड कंट्रोल। अगर आप एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है तो मैन की जो लिविंग प्लेस है, मैन मेजरली कौन से एरियाज में रहता है, टेरेस्ट्रियल एरियाज के अंदर, है ना, और इधर ओशियंस हैं। अब ये वाले एरिया के अंदर अगर ये वेटलैंड्स हैं जहाँ पे कि अगर ये प्लांट्स की अलग तरीके की ग्रोथ हो रही है तो उससे क्या होगा, ये ह्यूमन हैबिटेशन प्रोटेक्टेड रहेगी कुछ हद तक। क्यों? क्योंकि जब भी फ्लड आएगी तो यहाँ के जो ट्रीज हैं, जो प्लांट्स हैं, दे वुड बी द फर्स्ट वन जो कि उसको अपने ऊपर लेंगे, ठीक है। और ये एरियाज क्या करेंगे, खुद को इनको वाटर चाहिए है अपनी लाइफ के लिए, ठीक है। दैट इज दे हेल्प इन फ्लड कंट्रोल। नेक्स्ट इज दे हेल्प इन मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ वाटर। वाटर की क्वालिटी को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो वाटर होगा वो ओशियन से या रिवर से थोड़ा यहाँ पे पीने लायक आपको पानी जो है वो मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्लांट्स हैं जो कि उसको फिल्टर आउट थोड़ा कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारी आपको स्पीशीज़ जो हैं वो मिलेंगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मैंग्रोव्स की बात करो और स्पेसिफिकली उन मैंग्रोव्स की बात करो जो कि एक एरिया में आपको बता देती हूँ जहाँ पे कि मेजरली मैंग्रोव्स पाए जाते हैं, दे आर द एरियाज जहाँ पे कि अपना बे ऑफ बंगाल के अंदर हमारी रिवर गंगा और ब्रह्मपुत्र का मिक्सचर जो है वो जाके मिलता है, वो डेल्टा बनता है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, राइट। तो उस एरिया के अंदर सुंदरबंस जो एरिया है ना, वहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीशीज पाई जाती है, दैट इज बंगाल टाइगर। बंगाल टाइगर जो कि इंडिया को, आप जब भी टाइगर रिप्रेजेंट करते हैं तो आप उसी टाइगर को देखते हैं, ठीक है। तो वो बंगाल टाइगर जो है वो मेजरली वो बंगाल की जो मैंग्रोव्स हैं जहाँ पे कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा मिलता है, वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से और भी बहुत सारे वेटलैंड्स होंगे, बहुत सारी स्पीशीज़ यहाँ पे अलग अलग प्लांट्स की, एनिमल्स की, बर्ड्स की आपको मिल जाएगी, ठीक है। दे हेल्प इन कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन। सीक्वेस्ट्रेशन का क्या मतलब होता है? कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन इज कार्बन को अंदर एब्जॉर्ब करना, ठीक है, कार्बन को सिक्वेस्टर करना बेसिकली। क्या उससे क्या फ़ायदा होगा? अगर एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन ज़्यादा हैं और ये प्लांट्स, ये एरियाज अपने अंदर उस कार्बन को सोक कर लेते हैं तो एटमॉस्फेयर में से कार्बन की रिडक्शन होगी, राइट। तो ये क्या कर रहे हैं, कार्बन को अपने अंदर सिक्वेस्टर कर रहे हैं और बाकी एरिया को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस एरिया के आसपास वाले एरिया के अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ये जो है उनको रिलीफ रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड जैसी चीज़ों से, ठीक है। बिकॉज प्लांट्स क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को एक्सहेल करते हैं, राइट। दैट इज हाउ वी ह्यूमंस गेट ऑक्सीजन, राइट। बेसिकली तभी क्या कहा जाता है कि प्लांट्स जो है उनके पास रहना चाहिए, उनसे आपको ऑक्सीजन जो है वो अच्छा मिलता है, राइट। नेक्स्ट इज हेल्प इन नेचुरल ग्राउंड वाटर रिचार्ज एंड डिस्चार्ज। ये एरियाज क्या हैं, नेचुरल ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज के लिए और रिचार्ज के लिए, कि नेचुरली आपको कोई रिचार्ज मैकेनिज्म लाने की ज़रूरत नहीं है, इन एरियाज के पास में ग्राउंड वाटर ऑटोमेटिकली अच्छा रहेगा, ठीक है। दे हेल्प इन रेगुलेटिंग लोकल क्लाइमेटिक कंडीशंस। लोकल क्लाइमेटिक कंडीशंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है वेटलैंड्स का, क्योंकि इनके आसपास का जो एरिया होगा वहाँ पे मौसम जो होगा, क्लाइमेट जो होगा वो थोड़ा डिफरेंट रहेगा बाकी एरिया से, थोड़ी दूर अगर आप जाएंगे, ठीक है। और इनके अदरवाइज इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा है इंडस्ट्रियल के टाइप से अगर आप देखेंगे। इसीलिए यही मेजर रीजंस हैं जिनके कारण कि ये वेटलैंड्स जो हैं वो खतरे में हैं, जिसके कारण कि इन्हें कंजर्वेशन की ज़रूरत है, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग इज व्हाई दे आर अंडर थ्रेट्स। तो उसमें सबसे पहली चीज़ है अर्बनाइजेशन,
कि वेटलैंड्स जो हैं जो अर्बन सेंटर्स के पास हैं, ठीक है, उनके ऊपर क्या होता है, प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, इंडस्ट्रियल इंक्रीजिंग डेवलपमेंट का, रेजिडेंशियल प्रेशर, इंडस्ट्रियल प्रेशर, कमर्शियल फैसिलिटीज़ का, है ना। तो वो बेसिकली अर्बन वेटलैंड्स जो हैं वो नेसेसरी किस लिए हैं, पब्लिक वाटर सप्लाईज को मेंटेन रखने के लिए। तो जितने वहाँ पे अर्बन सेंटर्स उसको बढ़ते रहेंगे वैसे ही इसका जो लेवल होगा वो डिक्रीज होता जाएगा, तो इनकी प्रोटेक्शन जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। दिस इज अर्बनाइजेशन का थ्रेट। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से क्या मतलब है कि जितने भी वास्ट स्ट्रेचेस होंगे वेटलैंड्स की, उनको मोस्टली आपने पैडी फील्ड्स में कन्वर्ट कर दिया है। जो पहले थे पैडी फील्ड्स में क्यों कन्वर्ट कर दिया, पैडी इज व्हाट, राइस। राइस को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे बेसिकली खड़े पानी की ज़रूरत होती है। अगर आपने राइस को देखा है कि अगर राइस उग रही है तो उसके अंदर इतना इतना लेवल ऑफ वाटर जो है वो चाहिए होता है उसको। तो जहाँ पे ज़्यादा वाटर चाहिए वहाँ पे आपको वहीं पे वेटलैंड्स भी इंक्लूड हो गए, राइट। तो वहीं पे आपने, या हम क्या कह रहे हैं कि मोस्टली जो वेटलैंड्स हैं जो हमारे इंडिया के अंदर वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ वेटलैंड्स को पैडी फील्ड्स में कन्वर्ट कर दिया गया है, जिसके कारण कि वहाँ पे आसपास क्या होगा, रिजर्वोयर्स बने, कैनल्स बने, डैम्स बने इरिगेशन के लिए, है ना, जिसके कारण कि उस वेटलैंड की एसोसिएटेड जो हाइड्रोलॉजी थी वो ऑल्टर हो गई, ठीक है। नेक्स्ट इज पॉल्यूशन। वेटलैंड्स का हमने अभी बात की कि वो एक्ट करते हैं कैसे, नेचुरल वाटर फिल्टर्स के तौर पे, ठीक है। तो हाउएवर दे कैन ओनली क्लीन अप द फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स फ्रॉम agricultural runoff but not mercury from industrial sources and other type of pollution। कि अगर सिर्फ जो एग्रीकल्चरल रन ऑफ से जो फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स आते हैं उसको तो ये एरिया क्लीन कर सकता है, बट जो इंडस्ट्रियल एरिया से मर्क्यूरीज निकल के आते हैं और बाकी तरीके के जो पॉल्यूशन होता है उसको ये कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो क्या होगा एट द एंड, वेटलैंड्स की ही हेल्थ जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। बाकी अगर हम देखें तो क्लाइमेट चेंज से बहुत बड़ा फर्क पड़ा है वेटलैंड्स के लिए, राइट, क्योंकि उनका जो लेवल है, जो अगर सी लेवल राइज होगा, जैसे कि अगर सी लेवल राइज होगा तो उससे क्या होगा, वेटलैंड्स में भी लेवल का जो वो राइज होना शुरू हो जाएगा, है ना। तो उससे क्या होगा, उनकी हेल्थ ओवरऑल जो वहाँ के ऑर्गेनिजम्स है जो उसी लेवल पे रहना पसंद करते हैं उनकी हेल्थ भी जो है वो इफेक्ट होगी, ठीक है। उसके अलावा इंक्रीज एयर टेम्परेचर, शिफ्ट इन प्रेसिपिटेशन, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टॉर्म्स, ड्रॉट्स, फ्लड्स, ये सब के सब बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज ड्रेजिंग। ड्रेजिंग का मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ मटेरियल फ्रॉम अ वेटलैंड और रिवर बैंड। जो आपने अगर रिवर बेड्स के आसपास देखा होगा तो वहाँ से वो खुदाई करके वो जो पेबल्स एंड वो निकालते हैं स्टोन सिलिका की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो वही सब से क्या होता है कि आपने उस एरिया का जो लेवल है, वाटर लेवल है, वाटर टेबल है, उसको डिस्टर्ब कर दिया, ठीक है, दैट इज ड्रेजिंग। ऑलराइट, लास्ट इज नेक्स्ट इज ड्रेनिंग, कि वाटर को आपने ड्रेन कर दिया बाय कटिंग डिचेज इनटू द ग्राउंड एंड कलेक्ट एंड ट्रांसपोर्ट वाटर आउट ऑफ द वेटलैंड, कि आपने उससे वाटर को निकालने के लिए वहाँ का वाटर टेबल जो है उसको अफेक्ट कर दिया। लास्ट है नेक्स्ट अगर हम देखें दैट इज इंट्रोड्यूस्ड स्पीशीज। अगर आप कोई स्पीशीज बाहर से लाके वहाँ पे इंट्रोड्यूस्ड कर दो, है ना, जैसे कि हमने देखा था बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन के अंदर कौन सी टाइप की स्पीशीज देखी थी हमने, एक होती है एंडेमिक स्पीशीज जो वहीं पे ही मिलती हैं, एक होती है जो बाहर से आई हुई स्पीशीज वहाँ पे आती हैं, है ना, तो उनको क्या कहते हैं, एक्सोटिक स्पीशीज, ठीक है। तो ये इंडियन वेटलैंड्स जो हैं वो इस तरीके की एक्सोटिक स्पीशीज से बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर हियासिंथ को आपने इंट्रोड्यूस किया, सेल्विनिया को इंट्रोड्यूस किया, उससे क्या होता है, वाटरवेज और वहाँ का नेचुरल वेजिटेशन जो है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज सैलिनाइजेशन। सैलिनाइजेशन यानी कि ओवर विड्रॉल ऑफ ग्राउंड वाटर लेड टू सैलिनाइजेशन, यानी कि अब वहाँ से आप ग्राउंड वाटर को निकालते जा रहे हैं और वहाँ का जो सैलिनिटी है उस वाटर की वो वहाँ पे इंक्रीज होती जा रही है। दिस इज ऑल अबाउट थ्रेट्स टू वेटलैंड, कि वेटलैंड्स किस तरीके के थ्रेट्स को फेस कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि इनको सेव करने के लिए किस तरीके के कंजर्वेशन एफर्ट्स किए जा रहे हैं, ठीक है। सो मेजर मोस्ट इम्पॉर्टेंट इफेक्ट जो किया जा रहा है वो है रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन ये
बेसिकली क्या है, इट इज़ अ कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। कुछ वेटलैंड्स जो इंटरनेशनली बहुत इंपॉर्टेंट है उसको कंजर्व करने के लिए एक कन्वेंशन की गई, दैट इज कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। इट इज़ एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट प्रमोटिंग द कंजर्वेशन एंड वाइज यूज ऑफ वेटलैंड्स। जनरल है कि आपने वेटलैंड्स के लिए बनाई हुई है, स्पेशल है तो वेटलैंड्स के लिए ही काम करती है, और इट इज़ ओनली ग्लोबल ट्रीटी फोकस ऑन अ सिंगल इकोसिस्टम, एक तरीके के इकोसिस्टम पे फोकस करने के लिए इट इज़ द ओनली ग्लोबल ट्रीटी, जो ऐसी ट्रीटी एक बनाई गई है, ठीक है। और ये साइन हुई थी, कन्वेंशन साइन हुई थी ऑन 2 फरवरी 1971 को, एंड इट केम इनटू फोर्स ऑन 1975 इन द सिटी ऑफ रामसर, ईरान। इसीलिए 2 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड डे, ठीक है। तो उसी का 2020 का थीम था वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी, कि वेटलैंड्स और बायोडाइवर्सिटी में क्या लिंक है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमने देखना है कि रामसर साइट्स वर्ल्ड में कौन सी हैं। बेसिकली ये क्या करता है, ये रामसर कन्वेंशन क्या करती है, एक लिस्ट बना देती है, जिसको कि हम रामसर लिस्ट कह सकते हैं, जिसके अंदर की कुछ साइट्स लिखती है कि ये वाली एरिया है इस कंट्री के अंदर है, और इतना एरिया जो है वो एक इंटरनेशनल वेटलैंड, एक वेटलैंड है जो कि इंटरनेशनली इंपॉर्टेंट है, तो उस कंट्री को, उस वेटलैंड को सेव करने के लिए एफर्ट्स करने हैं, ठीक है। तो इसमें से अगर हम देखें तो ओवर द वर्ल्ड देयर आर अराउंड 2300 साइट्स, ठीक है। तो उनके अंदर ये बहुत ज़्यादा हैं, 2300 से 2300 एक अप्रॉक्सीमेट नंबर लिया है, ठीक है। तो अगर हम इसके अंदर देखें तो कुछ फैक्ट्स आपने याद जो रख सकते हैं ये वर्ल्ड की रामसर साइट से रिलेटेड, वो कुछ याद रख सकते हैं। फर्स्ट इज वर्ल्ड की फर्स्ट वेटलैंड साइट कौन सी थी रामसर साइट्स के अंदर, कोबर्ग पेनिनसुला ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ठीक है, जो कि फर्स्ट डेजिग्नेट की गई थी 1974 के अंदर। इसके अंदर लार्जेस्ट साइट कौन सी है, निहिरी तुम्बा मेंडोब, जो कि DRC यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो के अंदर है, और वैसी ही क्वीन मॉड गल्फ, ठीक है, जो कि कनाडा के अंदर है, ठीक है, जिनका कि अराउंड 60,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा एरिया को डिक्लेयर किया गया रामसर साइट। कई साइट्स ऐसी भी हैं वर्ल्ड के अंदर जो कि 1 हेक्टेयर से भी कम है और उन्हें इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की वेटलैंड साइट डिक्लेयर किया गया, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, जो 60,000 से भी अबव जो एरिया है जिसको वेटलैंड डिक्लेयर किया गया, ठीक है। तो वो कंट्रीज जहाँ पे सबसे ज़्यादा साइट्स डिक्लेयर की गई हैं, मोस्ट साइट्स, दैट इज यूके जिसमें 175 साइट्स हैं, और मेक्सिको विथ 142 साइट्स, ठीक है। और जिसमें से कि बोलिविया जो है इट हैज़ द लार्जेस्ट एरिया, ठीक है। फर्क क्या है इसमें, यहाँ पे क्या है, साइट्स ज़्यादा हैं, यहाँ पे क्या है, एरिया ज़्यादा है, विथ 1,48,000 स्क्वायर किलोमीटर इस कन्वेंशन के अंदर प्रोटेक्टेड है। उसके अलावा कनाडा, शैड, कोंगो और रशिया, इन सब के अंदर 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा एरिया जो है वो इस कन्वेंशन के अंडर कवर्ड है। अब आते हैं रामसर साइट्स इन इंडिया के ऊपर कि हम इन्हें क्यों पढ़ रहे हैं, और स्पेसिफिकली PCS के लिए ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो हियर इज दिस, ओके। रामसर ने अभी जनवरी 2020 के अंदर 10 नए वेटलैंड्स डिक्लेयर किए इंडिया से, ठीक है। इस नंबर के साथ इंडिया के टोटल वेटलैंड्स अब हो चुके हैं 37, ठीक है। तो इसके साथ ही हेक्टेयर्स के अंदर जो लैंड कवर कर रही है ये वेटलैंड्स वो इतने हो चुके हैं। तो इस जो ये नई 10 साइट्स ऐड की क्यों इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको सामने रीजन दिख रहा है उसका। पंजाब जिसके अंदर पहले से ही 3 रामसर साइट्स इंक्लूडेड थी इस लिस्ट के अंदर, उससे 3 नई साइट्स और ऐड की गई हैं, ठीक है। तो आपको लिस्ट के अंदर ये देखना है कि ये 6 रामसर साइट्स कौन सी हैं। 3 तो यहाँ पे लिखी गई हैं जो नई ऐड हुई हैं, केशवपुर मियानी, ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व और नंगल, ठीक है। दीज 3 हैव बीन एडेड राइट नाउ। एक और मैं बता देती हूँ, एक है कांजिली वेटलैंड, वो पहले से ही एडेड थी, एंड इट इज़ वन ऑफ द पॉइंट जिसके ऊपर लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो अब वो तो एक अलग पॉइंट है, बट
नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, ये सारी की सारी जो 6 रामसर साइट्स हैं इनको ध्यान में रखना है और इनकी लोकेशन को ध्यान में रखना है, ठीक है। स्पेसिफिकली क्योंकि इसी जनवरी के अंदर 3 साइट्स पंजाब से ऐड की गई हैं, तो ये जो 3 नई ऐड की गई हैं इनको तो अच्छे से देख ही लेना। बट कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन उस पर नहीं आता है जो नया ऐड किया है, बट इन जनरल टर्म्स पे पूछ लिया जाता है जनरल रामसर साइट से, ठीक है। सो इसी के अंदर महाराष्ट्र में भी फर्स्ट रामसर साइट इंट्रोड्यूस की गई जो थी नंदूर मध्यमेश्वर साइट, ठीक है। यूपी जिसके अंदर पहले से एक थी उसने 6 और ऐड की गई हैं, और इसी के साथ यूपी हैज़ बिकम द लार्जेस्ट स्टेट, वो स्टेट जिसके अंदर से कि मैक्सिमम रामसर साइट्स हैं इंडिया के अंदर, ठीक है। दिस इज विद दिस, ओके। और उसके बाद हम कह सकते हैं पंजाब जिसमें से कि 6 साइट्स हैं, ठीक है। तो जो मैं अभी टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर PDF डालने वाली हूँ, जो आपकी क्लास के बाद डालूंगी, वो मैं उसके अंदर जाके देख लेना। उसके अंदर पूरी लिस्ट मैंने इंक्लूड की है, ये सारी की सारी 37 साइट्स की, और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वो भी वहाँ पे देख लेना, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं एक और, दैट इज मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड रामसर लिस्ट के साथ ही मेंटेन किया जाता है, पर ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली क्या है, कुछ ऐसी साइट्स जिनके के अंदर के इकोलॉजिकल कैरेक्टर का चेंज, बहुत इंपॉर्टेंट चेंज जो है वो हो चुका है या हो रहा है करंटली, जिसके कारण कि इनको प्रोटेक्ट करना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। तो उनको हम क्या करेंगे, जैसे कि ये पूरी लिस्ट है 37 की, उनके आगे हम कुछ स्टार मार्क कर दिया कि ये और भी इंपॉर्टेंट हो गई हैं, अभी के लिए सेव करना, ठीक है। तो इस लिस्ट के अंदर इंडिया के अंदर से 2 वेटलैंड्स हैं विच आर कोलोडियो नेशनल पार्क फ्रॉम राजस्थान एंड लोकटक लेक ऑफ मणिपुर, ठीक है। दीज आर द 2 वेटलैंड्स जो कि इसमें इंक्लूड किए गए हैं। पहले चिल्का लेक ओडिशा को भी इंक्लूड किया गया था, बट क्योंकि उसके लिए कंजर्वेशन एफर्ट्स अच्छे किए गए तो अब वो खतरे से थोड़ा बाहर आ गया, तो इसलिए उसे वहाँ से हटा दिया गया, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो कि इस कन्वेंशन के अंदर पार्टनर्स हैं, ठीक है, वो कौन सी हैं, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, IUCN, IWMI, वेटलैंड्स इंटरनेशनल, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, इंटरनेशनल वाइल्ड फाउल एंड वेटलैंड्स ट्रस्ट, ठीक है। तो ये कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, अगर इनके बारे में अभी नहीं पता है कि ये क्या हैं, तो इनके बारे में थोड़ा सा सर्च करके 1-1, 2-2 लाइंस थोड़ी बहुत इनके बारे में देख लेना और नोट डाउन कर लेना अपने नोट्स के साथ ही, नहीं तो हम थोड़ी समय के अंदर इनको भी एक-एक करके देखेंगे एनवायरनमेंट के पार्ट के साथ ही कि ये क्या हैं सारी साइट्स, ऑलराइट। नेक्स्ट हम देखते हैं इंडिया ने क्या एफर्ट्स किए वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए। वो तो हमने कहा कि एक इंटरनेशनल एफर्ट है, इंडिया ने क्या एफर्ट किए हैं, तो इंडिया के ये 4 एफर्ट्स आप याद रख सकते हैं। फर्स्ट इज वेटलैंड्स कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स 2017 के अंदर पास किए, ठीक है। नेक्स्ट इज नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम NPCA जो कि 2015 में लॉन्च किया गया, ठीक है। एक है वेटलैंड हेल्थ कार्ड, जैसे सोयल हेल्थ कार्ड्स होते हैं, ऐसी वेटलैंड हेल्थ कार्ड्स को 2019 में गवर्नमेंट ने 130 वेटलैंड्स आइडेंटिफाई करके उनको ये कहा कि हम उन्हें रिस्टोर करेंगे अगले 5 साल के अंदर, वो इशू किया गया। एंड नेक्स्ट इज वेटलैंड मित्रास। वेटलैंड मित्रास कौन हैं, कुछ इंडिविजुअल्स जिनको कि रिकॉग्नाइज किया गया इन वेटलैंड्स के ध्यान रखने के लिए अच्छे से, दैट इज वेटलैंड मित्रास, जो कि वेटलैंड्स के मित्र हैं, ठीक है, दे आर, ठीक है। नेक्स्ट इज नेशनल वाइल्ड लाइफ वेटलैंड्स कंजर्वेशन प्रोग्राम। ये बहुत समय से इंडिया के अंदर चल रहा है, 1985 से चल रहा है। इस प्रोग्राम के अंदर 115 वेटलैंड्स को आइडेंटिफाई किया गया है जिनको कि अर्जेंट कंजर्वेशन और मैनेजमेंट की जरूरत है। आइडेंटिफाई किसने किया है, ये साइड में छुप गया है, दैट इज MOEF विच इज मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने इसका क्राइटेरिया वेटलैंड्स को आइडेंटिफाई करने का सेम है किस जैसा, रामसर वेटलैंड्स जैसा, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ये सारे कंजर्वेशन एफर्ट्स को अप्लाई करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वही सारी गाइडलाइंस देती है, फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस देती है, ओके। सो सिंस द लैंड रिसोर्सेज बिलोंग टू देम, स्टेट गवर्नमेंट्स और यूटीज जो हैं वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। तो क्या 2 लेवल पे कहाँ पे आपने इस प्लान के अंदर क्या कहा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ओवरऑल कोऑर्डिनेशन के लिए,
गाइडलाइंस फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस के लिए, ठीक है, बट इन जनरल मैनेजमेंट के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्सिबल रहेगी, ये इस गाइडलाइंस ने कहा। सो दिस वाज ऑल अबाउट वेटलैंड्स। इसके अलावा जो पूरी लिस्ट है वेटलैंड्स की वो देख लेना, और मैंग्रोव्स देख लेना कि मैंग्रोव्स के बारे में, इंडिया के अंदर मैंग्रोव्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट स्पेसिफिकली, और जो इंटरनेशनल बॉडीज़ का नाम इस वीडियो के अंदर आया जो कि एसोसिएटेड है रामसर कन्वेंशन के साथ, उनके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेना। ओके, थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ ग्रेट डे।